नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता देते हैं, राज्य में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कल 57 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजनांदगांव में 21, बलरामपुर में 10, जांजगीर में 7, दुर्ग में 5, रायगढ़ में 4, महासमुंद में 3, बलौदाबाजार में 3, रायपुर में 2, बिलासपुर में 1, कवर्धा में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। आज 52 लोगों ने कोरोना को मात भी दे दी है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 652 पहुंच चुकी है, लेकिन कुल पीड़ितों की संख्या में इजाफा हुआ है और संख्या बढ़कर 2602 पहुंच चुकी है। अब तक 1937 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना से 13 लोगों की जान भी चली गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या ताजा जानकारी फिलहाल आंकड़ों को लेकर? देखिए, आंकड़े जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो हालात चिंताजनक इसलिए बनते हैं दीपेश, क्योंकि अभी भी क्वारंटाइन सेंटरों में हजारों की संख्या में जो लोग हैं, जो अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं, उनकी मौजूदगी है। और हाल फिलहाल में जितने भी संक्रमण का दायरा जो बढ़ा है, वो क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले या जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था, उन लोगों को ही संक्रमण का दायरा बढ़ा है, कुछ एक स्थानों को छोड़ के। तो अगर राजनांदगांव की बात कर ली जाए तो राजनांदगांव में आम लोगों तक भी एक से दूसरे में फैलने की कई शिकायतें आई है। तो राजधानी रायपुर के बिरगांव क्षेत्र में भी कुछ सब्जी वालों को, कुछ दुकान वालों को भी कोरोना की पुष्टि की गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक उसी के साथ साथ जो स्वस्थ होने वाले, जो डिस्चार्ज होने वालों की जो संख्या है, वो भी काफी बेहतर होते जा रही है। और यही वजह है कि देश भर में सबसे बेहतर जो दर है जो स्वस्थ होने का, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम ऊपर के क्रम में शुमार है। लेकिन अभी भी चिंताजनक हालात है, क्योंकि धीरे धीरे तमाम जो रियायतें हैं वो दी जा रही है। बसों को भी चालू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उसको लेकर कुछ आपसी तनाव है, जिसकी भी समझौता जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि रियायतें मिलेगी तो लोगों को और अधिक सतर्क होना पड़ेगा, तभी जाके कोरोना पे पूरी तरह से जीत जो है वो हासिल हो पाएगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लोगों को अब जागरूक होना बेहद आवश्यक है और बिना लोगों के जागरूक हुए कोरोना को किल नहीं किया जा सकता। इसीलिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और सतर्कता बरतनी होगी। कवर्धा में शनिवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। संक्रमित मरीज प्रवासी मजदूर है, जो ग्वालियर से आया हुआ था और उसे पंडरिया विकासखंड के ग्राम भरेवा राहत शिविर में क्वारंटीन किया गया था। कवर्धा जिले में कोरोना के मामले को लेकर अब तक काफी अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। जिले में कोरोना के केवल 95 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 80 संक्रमित मरीज ठीक होकर लौट आए हैं। केवल 15 केस की एक्टिव हैं, जिनमें से 8 की जल्द ही छुट्टी होने वाली है। संक्रमित मरीजों में 2 लैब टेक्नीशियन और 2 रसोइये को छोड़ दें तो सभी प्रवासी श्रमिक जो दूसरे राज्यों से लौटे हैं, उनसे ही संपर्क में आने से 4 अन्य कोरोना योद्धा संक्रमित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर सूरजपुर से। क्वारंटीन सेंटर से मजदूरों के भागने का मामला सामने आया है। मामले में एक पटवारी और 2 पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। क्वारंटीन सेंटर में तैनात डॉक्टर का भी तबादला किया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर ही कार्रवाई देखने को मिली है। सूरजपुर के बंजा क्वारंटीन सेंटर का ये मामला है, जहां पर मजदूर भागने के लिए। वहीं कोरबा में कोरोना संदिग्ध महिला से दुष्कर्म का मामला भी सामने आया है। दुष्कर्म के प्रयास का ये मामला है। मामले में आरोपी वार्ड बॉय गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कटघोरा के क्वारंटीन सेंटर में ये महिला रह रही थी। तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल में इसे भर्ती किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कवर्धा कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया है। 5 धान खरीदी केंद्रों में अनियमितताएं पाई गई हैं, जहां 4100 क्विंटल
धान की गड़बड़ी देखने को मिली है। 1 करोड़ 5 लाख की गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। कलेक्टर ने FIR दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं और उसके बाद जांच पड़ताल तेज की जाएगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ा घोटाला हुआ है और तकरीबन 4100 क्विंटल धान की गड़बड़ी यहां पर उजागर हुई है। और चलिए अब बात करते हैं बीजेपी की वर्चुअल रैली की। आज बीजेपी की बड़ी वर्चुअल रैली आयोजित की जा रही है, जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करने वाले हैं। वर्चुअल रैली के जरिए 3 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। घर घर तक मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने का लक्ष्य है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इस मामले की जानकारी दी है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता, क्या ताजा जानकारी, किस तरह की तैयारी आज होने वाली वर्चुअल रैली को लेकर? बिल्कुल, देखिए केंद्र की जो मोदी सरकार है उसके दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर ये वर्चुअल रैली रखी गई है। और वैसे पिछले 1 महीने से वर्चुअल रैली बीजेपी की चल रही है। आज एक तरह से समापन है और बीजेपी के जो जो सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक है शिवराज सिंह चौहान, ये इस रैली को संबोधित करेंगे और करीबन 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 3 लाख करीबन कार्यकर्ता होंगे और अन्य लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी रायपुर में जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है, यहाँ पर सारी तैयारियां की गई है ताकि चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों को जोड़ा जाएगा तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं जो उसके लिए हो सकती हैं वो की गई है। और सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कहा गया है कि 12:30 बजे जो है वो अलर्ट रहें और जुड़े रहें ताकि जो केंद्र सरकार की 1 साल की जो उपलब्धियां हैं दूसरे कार्यकाल की, वो शिवराज सिंह चौहान बताएंगे और इसके साथ ही ये भी बताया जाएगा कि किस तरह की आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहेगी। जी बिल्कुल, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आज की वर्चुअल रैली रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को और मोटिवेट करने का काम भी बीजेपी करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर का मामला जो है उसकी महिलाओं ने सीएम से मुलाकात की है। सिरीखेड़ी में कार्य कर रही बेखान रायपुर की महिलाओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की है। महिलाओं ने इस सेंटर में तैयार किए जा रहे विभिन्न प्रोडक्ट मुख्यमंत्री को दिखाए और उनके संबंध में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना की और उनके बारे में महिलाओं से जानकारी ली है। उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए सिरीखेड़ी के इस मल्टी यूटिलिटी सेंटर के कार्य के विस्तार और विभिन्न गतिविधियों के लिए CSR मद से 15 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि से उन्हें काम करने और भी आसानी होगी। इस अवसर पर मल्टी यूटिलिटी सेंटर सिरीखेड़ी की गतिविधियों और अब तैयारियों को लेकर भी बातचीत की गई है। आपको बता दें यहाँ पर तैयार किए जा रहे प्रोडक्ट पर केंद्रीय फोल्डर का विमोचन भी किया गया। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के बिजली कंपनियों और क्रेडा के कार्यों की समीक्षा की गई है। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में इस अवसर पर बैठक के मुख्य सचिव आरपी मंडल, विद्युत कंपनियों के चेयरमैन और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी, डिस्ट्रीब्यूशन मोहम्मद अब्दुल कैसर शामिल रहे। इसके अलावा विद्युत कंपनियों के चेयरमैन, अधिकारी और क्रेडा के अधिकारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में गोबर पर राजनीति लगातार जारी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने गोबर को राजकीय चिन्ह घोषित करने के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार किया है। मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि अजय चंद्राकर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार गई है, उनका मंत्री पद गया है, तब से वे विचलित हो गए हैं और उलझुल बयानबाजी करते हैं। हालत ठीक नहीं है। जब से सरकार गई है, मंत्री पद गया है, तब से वो विचलित सा रहते हैं और उलझुल बयानबाजी। सरकार ने गोधन न्याय योजना से किसानों के साथ पशुओं की स्थिति भी बदलने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के द्वारा गोबर खरीदने से जहां गौपालक और किसान को पैसे मिल पाएंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, वहीं दूसरी ओर
सड़कों पर गाय भी नजर नहीं आएंगी, जिससे दुर्घटना रोकने में भी मदद मिल सकेगी। बताया ये जा रहा है कि सरकार करीब 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी, जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों का भी मानना है कि गोबर से बायोगैस बनाने के बाद जो उसका स्लरी होता है वह खाद के रूप में भी सर्वोत्तम है। जबकि बीजेपी नेता और पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सरकार के इस योजना पर ही सवाल खड़े कर रखे हैं। गरुआ घुरुआ बारी जो योजना है उसके तहत जो गौठान बनाया गया उसमें जो स्व सहायता समूह जुड़े उनको लाभ होगा। सीधी सी बात है, जब हम गाय का गोबर खरीदेंगे, उसका जैविक खाद बनाएंगे, वर्मी कंपोज बनाएंगे, तो गांव में भी जो ऑर्गेनिक खेती होगी बगैर खाद के, बगैर पेस्टिसाइड के, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और सीधा सा गांव के किसान को इसका लाभ होगा। जो किसान के पास मान लो 1 एकड़ जमीन मिली और मात्र 2, 3, 4 गाय है। तो गोबर से गोबर गैस का बनना ऊर्जा की आपूर्ति का व्यवस्था करता है, वो एक हिस्सा है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गोबर गैस से जो स्लरी निकलती है और वह स्लरी जैविक खाद के रूप में सबसे अच्छा खाद होता है। और वर्षों से वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया इस पे और ये निकल कर आ रहा है कि अगर हम स्लरी को सीधे सीधे खेत में डाल दें तो यह रासायनिक खाद की जो कमी है उसको पूरा कर सकता है और रासायनिक खाद का विकल्प बन सकता है। निश्चित रूप से इस सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो गोबर से ज्यादा नहीं है। निश्चित रूप से इस सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो गोबर से ज्यादा नहीं है। झीरम घाटी नक्सली हमले के प्रत्यक्षदर्शी मामले की जांच कर रही एनआईए के दफ्तर पहुंचे, लेकिन उन्होंने एनआईए के अधिकारियों के सामने कोई बयान नहीं दिया। दौलत रोहड़ा और रेहान खान झीरम घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्हें एनआईए ने नोटिस देकर रायपुर के मॉलश्री विकार स्थित दफ्तर तलब किया था और बयान दर्ज कराने का नोटिस भी दिया था। दोनों दफ्तर तो पहुंचे लेकिन उन्होंने बयान नहीं दिया। दरअसल दोनों प्रत्यक्षदर्शियों ने हाईकोर्ट में एनआईए के खिलाफ याचिका दायर की है। पहले भेजा था, लॉकडाउन हो गया था और दोबारा भेजा है और मैंने एनआईए के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी एक कॉपी एनआईए के पास भी है और मैंने उनको बता दिया है कि मैंने आपके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। मैं बयान देने में असमर्थ हूँ। अभी मैं किस तरह की याचिका लगाई? देखिए 7 साल से एनआईए ने कोई जाँच नहीं की सही ढंग से। जब ये घटना हुई थी 2 महीने बाद 3 महीने बाद मुझे एनआईए से फ़ोन आया था, मुझे तारीख लिखी हुई है। उसके बाद मैं उनके यहाँ जगदलपुर में एनआईए को बयान भी देने गया था, बिना बुलाए। मैं वहाँ काम था तो मैं गया था, बयान देने भी गया था। उस समय उनके अधिकारी मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हम बयान आपका लेंगे, लेकिन बयान नहीं लिया। और 7 साल बाद जब हमने याचिका लगाई है उसके बाद इन लोग कैसे बयान लेने आ रहे हैं? मुझे बयान के लिए बुलाया गया था एनआईए की तरफ से, तो मैंने अब एक आवेदन दिया हूँ यहाँ पर कि मुझे नेक्स्ट डेट दी जाए, क्योंकि मैं न्यायिक जांच का भी बयान दे चुका हूँ जगदलपुर में जाकर। तो वहाँ पर जो मैंने बयान दिया है उसकी कॉपी वकील साहब के पास में है। तो पहले मैं उसको टैली कर लूँ, क्योंकि बयान एक जैसा होना चाहिए ना। पता चल रहा वहाँ मैं कुछ बता दिया और यहाँ कुछ मतलब फेर हो जाए। तो नहीं पूछे तो नहीं उन्होंने मुझसे, मैंने आवेदन ही दिया उनको और मैंने उनको नेक्स्ट डेट की मतलब टाइम मांगा है कि मुझे अगला समय दिया जाए। तब चूँकि मंडे का टाइम मुझे दिया गया है, लेकिन मैंने बोला मंडे को भी मतलब पॉसिबल नहीं है मेरा बयान देना, क्योंकि हमारे वकील साहब आउट ऑफ शहर है। तो उनकी वजह से मतलब मैं जब तक उनसे मैं उस कॉपी को ना ले लूँ और उसको टैली ना कर लूँ तब तक मैं बयान देने में असमर्थ हूँ। तो खबरें अभी और भी, लेकिन आपको एक खास जानकारी दे देते हैं। आज शाम 7:56 बजे देखिए हमारी खास मुलाकात। बड़ा आरोप लगाते हैं आप लोगों के ऊपर, कहते हैं कि अटैची की दम पे खरीद लिया आपने उनके पूरे 24-22 लोगों को। जिंदगी में कमलनाथ जी ने अगर कुछ देखा है तो केवल पैसा और अटैची। उस अटैची के आधार पर ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनको केवल अटैची देखेगी। कुल जमा बोले कम वक्त मिला, लेकिन बोले हिसाब मुझसे मांगते हैं, शिवराज जी से हिसाब नहीं मांगते। केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनके रह गए थे। आपके विधायक कह रहे थे कि साहब ये स्थिति है, कहते चलो चलो हटो हटो। ये जो राज्यसभा चुनाव हुआ है इसमें खबरें आई कि भाई आपके कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। कांग्रेस को भ्रम हो सकता है, वो भ्रम बनाए रखें। चेहरा शिवराज जी होंगे, चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, कौन चेहरा आगे हो, कमान किसके हाथ में? हमारे नेता मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज सिंधिया जी उनके साथ आए हैं, तो
इस दिशा में नेता शिवराज सिंह चौहान। तो देखिए आज रात 7:56 बजे खास मुलाकात। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सरकार के अनुमति देने के बाद भी यात्री बसें अभी भी नहीं चल पा रही हैं। बस मालिकों ने अपनी समस्याएं राज्य सरकार के सामने रखने का निर्णय लिया है। अब इस संबंध में जल्द ही बस मालिक प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। बस मालिकों की मांग है कि बसों के संचालन बंद रखने की अवधि के बाद 6 महीने का जो टैक्स है वो माफ किया जाए। डीजल के जो दाम है उसमें 50% तक की कटौती की जाए। फार्म के और फार्म एम की अनिवार्यता समाप्त की जाए। तो छत्तीसगढ़ में बस संचालक बसें चलाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बस संचालकों का कहना है कि सरकार जब तक 6 महीने का टैक्स माफ नहीं करती है तब तक बस चलाना संभव नहीं है। इसके अलावा उनका कहना है कि 10 से 12 हजार बसों को एक साथ चला पाने में सक्षम नहीं है। वहीं बस संचालकों का कहना है कि डीजल के दाम 10 से 12 रुपये बढ़ गए हैं, लिहाजा सरकार राहत दे। वहीं पिछले 6 महीनों का टैक्स भी माफ करने की मांग कर रही है। जब हमने लॉकडाउन के समय गाड़ियां बंद की थी उस समय हमारी 10 से 12 हजार गाड़ियां रोड में थी। अब आज शासन बोल रहा है कि गाड़ियां चालू करें और तुरंत तत्काल प्रभाव से चालू करें। एक साथ 10 से 12 हजार गाड़ी तो रोड में ला नहीं सकते, ना चला सकते, और ये व्यवहारिकता भी नहीं है कि इतनी सवारी मिलेगी कि 10 से 12 हजार गाड़ियां रोड में आके चल सकें। तो इसमें 2-3 मांगे हैं हमारी शासन से। सबसे पहली मांग तो है कि हमको निष्प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। जैसे 10,000 गाड़ियां हैं तो हम 3,000 गाड़ी चलाएंगे और 7,000 गाड़ी निष्प्रयोग में रखेंगे, इसकी अनुमति दी जाए। फिर इस महीने के बाद उसके अगले महीने और थोड़ा सा काम खुलेगा तो और कुछ गाड़ी निष्प्रयोग से हम हटाएंगे। तो एक सबसे बड़ी मांग तो हमारी आई फॉर्म वाली है, जो नॉन यूज में गाड़ी रखना है निष्प्रयोग में, ये है। दूसरी चीज हमारी एक मांग है कि आज आप देखेंगे 3.5 महीने से गाड़ी खड़ी है। हम चाहते हैं कि कम से कम सरकार 6 महीने का हमारा टैक्स माफ कर दे। जगदलपुर में संपत्ति कर, आधा वृद्धा पेंशन बढ़ाने और बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में बीजेपी पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 घंटे धरना दिया। मास्क लगाकर वार्ड पार्षद सहित भाजपा नेताओं ने अपने अपने वार्ड में विरोध जताया है। जगाने के लिए, उनको वादा पूरा करने के लिए लगता तो नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी। तो आपको बता दें कि बीजेपी पार्षदों ने ये विरोध जताया है और जो वादा खिलाफी है उसका आरोप लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मास्क लगाकर ये प्रदर्शन किया गया है। अपने अपने वार्डों में तमाम पार्षद अपने अपने घरों के नजदीक प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।